ये जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था, ये पता है क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट वाला जो बेटा इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा होगा। पहला फैक्टर तो मैम आपने टेम्परेचर करवा दिया, अब दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर बेटा हमारा हो जाएगा विस्कोसिटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सारे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने ऑलरेडी अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस स्टार्ट कर दी थी। 7th सेमेस्टर का हम लोगों ने यूनिट 1 स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमारे पास क्या था, दैट वाज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑलरेडी पूरी की पूरी कवर कर चुके हैं। इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जहां हमने पूरी की पूरी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी फिनिश कर दी है। अगर अभी तक आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई भी लेक्चर मिस कर दिया है, तो आप सबसे पहले जाकर के यूवी का लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि यूवी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, वहां भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का वेटेज बेटा बहुत ज्यादा है, एक ना एक सवाल पक्का बनता है, खास करके इंस्ट्रूमेंटेशन से। और मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन थ्योरी, बियर लैम्बर्ट्स लॉ, डेरिवेशन, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस सब कुछ बहुत ही अच्छे से कवर अप करवा दिया है। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कशन किया था। चैप्टर 2 बेटा हमारे पास आता है फ्लोरीमेट्री। फ्लोरीमेट्री यूनिट 1 का ही चैप्टर नंबर 2 है, जिसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ अपलोड कर चुकी हूं, जिसमें हम लोगों ने फ्लोरीमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना था। हम लोगों ने ये जाना था कि फ्लोरीमेट्री एक्चुअली होता क्या है, जहां पर हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किया था। इसके अलावा हमने फ्लोरेसेंट, फॉस्फोरेसेंट के बारे में डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रिकल शिफ्ट के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, ये सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। फ्लोरेसेंट, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल सब हम बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो से पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लेना बेटा, क्योंकि ये चैप्टर 2 का आगे वाला पोर्शन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होगी, तो ये वाला वीडियो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई वुड रिकमेंड पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, और जिन बच्चों ने देख लिया है भाई, वेल एंड गुड है, क्योंकि आज हम अपना उसी का आगे वाला प्रोसीड करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि फ्लोरीमेट्री में जो हमने 2 नए टर्म्स पढ़े थे, कौन कौन से मैम, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस, वो दोनों टर्म्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उन टर्म्स को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारे एप्लीकेशंस देखेंगे इसके, एंड और भी बहुत सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और अगर आपको आज के इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम तो डाउनलोड कर ही लिया होगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम दोनों डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, जहां सबसे पहले कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन आपको अपडेट कर दिया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आपकी अपनी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पे, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं करी है। उसके अलावा बेटा आप हमारी वेबसाइट, जो कि है pharmacyindia.co.in, पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको रेगुलर अपडेट्स, जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे, उनके अलावा क्विजेस, जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अपडेट्स, कॉलेज डिटेल्स और भी बहुत सारी चीजें। तो आप चाहो तो इसको भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक होगा, उसको भी जरूर से भर दीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्लास का सबसे पहला टॉपिक क्या रहने वाला है मैम? द फर्स्ट and the most important topic is फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स? उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेटा रिकैप दे देती हूँ, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फ्लोरीमेट्री होता ही क्या है। समझिए बेटा, लेट अस सपोज हमारे पास क्या है मैम, हमारे पास कोई एक सैंपल है। हमने क्या अज्यूम कर लिया मैम? आपने अज्यूम कर लिया कि आपके पास सैंपल है। मान लो किसी ड्रग का मॉलिक्यूल है, ये किसी पैरासीटामोल का मॉलिक्यूल है ये। अब इस सैंपल को आपको बेसिकली देखना है कि इसमें क्या क्या होने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं मैम, लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक लाइट का रेडिएशन सोर्स है। क्या है हमारे पास मैम? एक हमारे पास लाइट का रेडिएशन सोर्स है, और इसके रेडिएशन कहाँ जा रहे हैं मैम? ये जो रेडिएशन है वो इस मॉलिक्यूल पर पड़ रहे हैं, और जैसे ही बेटा आपका जो मॉलिक्यूल है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपका मॉलिक्यूल इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, वहां पर क्या होगा मैम? वहां पर जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था
जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था वो क्या करेगा, वो मैम मूव कर जाएगा एक्साइटेड स्टेट की तरफ। क्यों भाई, क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया एंड सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब करके जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ क्या कर चुका है, मूव ऑन कर चुका है ना जी। ये हो गया रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद। लेकिन अब अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि ये जो रेडिएशन हम लगा रहे थे, इस रेडिएशन को मैं अब हटा दूं, ये रेडिएशन मान लो मैंने हटा दिया, मतलब अब कोई भी लाइट सोर्स यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, इस मॉलिक्यूल पर अब कोई भी लाइट सोर्स नहीं पड़ रहा है, देयर इज नो लाइट सोर्स, हमने अपना रेडिएशन हटा दिया। अब क्या करेगा मैम, अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइट सोर्स तो पड़ ही नहीं रहा है, तो अब हमारे पास ये जो एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन था, ये पता है क्या करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट वाला जो बेटा इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा होगा। क्या करेगा मैम, सीधी सी बात है, ये अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा होगा, और जैसे ही अपनी एनर्जी को इमिट कर देगा बेटा, वैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाएगा। और इस एनर्जी, जो हमारी एनर्जी इमिट हुई है, इसी इमिटेड एनर्जी से हम बेसिकली इंटेंसिटी निकाल लेंगे, और जो ड्रग है यानी जो हमारी दवाई थी यानी मॉलिक्यूल जो था, इसकी अमाउंट या कंसंट्रेशन हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यही पूरा मेथड होता है फ्लोरीमेट्री। दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोरीमेट्री। समझ में आया? यहाँ पर हम क्या करते हैं मैम, फ्लोरीमेट्री में इमिटेड लाइट को आपको बेसिकली देखना होता है। जब जब बेटा हम लोग यूवी पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या किया था, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में हमने एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन फ्लोरीमेट्री के केस में आप इस इमिटेड रेडिएशन के बारे में डिस्कशन करोगे, जब रेडिएशन एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है, तो इस रेडिएशन को बेसिकली आपको देखना होगा, इस इमिटेड लाइट ऑफ रेडिएशन को। दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोरीमेट्री। ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करवा चुकी हूँ आपको। यहीं पर ये जो हमारे पास एनर्जी बेसिकली इमिट हो रही है, यानी जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आ रहा है, इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है मैम, इसी फिनोमेना को फ्लोरेसेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है मैम, इसी फिनोमेना को फ्लोरेसेंस भी बोला जाता है। और फॉस्फोरेसेंस क्या होता है मैम, फॉस्फोरेसेंस को डिलेड फ्लोरेसेंस कहते हैं, यानी लाइट सोर्स हटाने के बाद भी उसमें कुछ देर तक चमक रहे, यानी कुछ देर तक वो मॉलिक्यूल लाइट इमिट करता रहे। आप लाइट सोर्स हटा दो फिर भी उसमें लाइट इमिटेड होती रहे, ऐसे मॉलिक्यूल को या ऐसे फिनोमेना को क्या बोलते हैं मैम, ऐसे फिनोमेना को फॉस्फोरेसेंस बोला जाता है। तो ये सब चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इसी तरीके से अब हमें इस क्लास में पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस, यानी ये जो फ्लोरेसेंस हुआ, ये जो प्रोसीजर पूरा हुआ, इसको कौन कौन से फैक्टर होंगे बेटा जो अफेक्ट करने आएंगे। व्हाट विल बी द फैक्टर्स जो हमारे इस फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करने आएंगे, हमें यही सारी चीजें आज के क्लास में समझनी है। तो बेटा देखो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर मैम, पहला तो होता है स्ट्रक्चरल फैक्टर, दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर। तो अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे फ्लोरेसेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इन्हीं दोनों फैक्टर्स के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ाई भी करनी है। यानी सबसे पहले बता दीजिए, मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैम, आप लिख दीजिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करते हैं। वी कैन राइट देयर आर मेनी फैक्टर्स जो क्या करेंगे, जो फैक्टर्स को बेसिकली अफेक्ट करेंगे। और जो फैक्टर इंटेंसिटी होगी विच इज दिस इज अफेक्टेड बाय टू मेन फैक्टर। उन मेन फैक्टर को हमें डिस्कस करना है। लिखो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं वो बेटा लिख लो भाई, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है मैम। जो पहला फैक्टर होगा दैट विल बी स्ट्रक्चरल फैक्टर। पहला फैक्टर कौन सा होगा, पहला फैक्टर बेटा आपका हो जाएगा स्ट्रक्चरल फैक्टर। कौन कौन से स्ट्रक्चरल फैक्टर पे हमारा डिपेंड होता है ये। स्ट्रक्चरल फैक्टर के अलावा बेटा सेकेंड नंबर पे आ जाएगा आपका नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स।
एक तो हो जाएगा आपका स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और बेटा दूसरा हमारे पास हो जाने वाला है नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, यानी इन दोनों फैक्टर्स पे किस तरीके से हमारा ये बेसिकली डिपेंड करेगा, किस तरीके से हमारी इंटेंसिटी अफेक्ट होगी, ये मेन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो दो फैक्टर हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर और नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर। अब स्ट्रक्चरल फैक्टर में भी कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जिन पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, जैसे जैसे कि बेटा हमारे पास कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है कि फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी। अब कॉन्जुगेशन क्या होगा, ये कहाँ आएगा, ये तो मैम आप स्ट्रक्चरल फैक्टर में ही पढ़ने वाले हो। कॉन्जुगेशन के अलावा मैम, कॉन्जुगेशन के अलावा नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ग्रुप, यानी जो आपका सबस्ट्रेट लगा है वो किस नेचर से बिलोंग करता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चरल फैक्टर के अंडर आती है। तो पहला हो गया कॉन्जुगेशन, दूसरा हो जाएगा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट या नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, है ना जी। दूसरा क्या हो गया मैम, दूसरा हो गया नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ये हमने मेनली किसके बारे में डिस्कस कर लिया मैम, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बारे में, जो बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। अगला चीज है बेटा हमारे पास नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। ये क्या होते हैं मैम, नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स मतलब ऐसे फैक्टर जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड नहीं होते, यानी जो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से जिनका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे बेटा, जैसे आपका आ जाएगा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पर भी ये इफेक्ट करता है, लेकिन टेम्परेचर स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। टेम्परेचर के अलावा बेटा हमारे पास आ जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का भी स्ट्रक्चर से कोई भी लेना देना नहीं है हमारे पास। उसके अलावा क्या आ जाएगा मैम, उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा क्वेंचिंग। क्वेंचिंग इंपॉर्टेंट है, क्वेंचिंग से शॉर्ट नोट बनता है। उसके अलावा ऑक्सीजन की प्रेजेंस, या फिर आप पीएच भी देख सकते हो। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर है बेटा जो नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में आते हैं। तो जो आपकी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी होती है वो दो फैक्टर से अफेक्ट होती है। कौन कौन से दो फैक्टर मैम, पहला फैक्टर होता है स्ट्रक्चरल फैक्टर। स्ट्रक्चरल फैक्टर मतलब मैम, स्ट्रक्चरल फैक्टर का मतलब होता है कि अगर ऐसा कोई बेसिकली फैक्टर जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, अगर कोई चीज स्ट्रक्चर पे बेस्ड है तो उसकी वजह से जैसे कि स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन होगा, किसी स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन नहीं होगा, किसी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मिलेंगे, किसी स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिलेंगे। तो ये फैक्टर जो है वो स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, इनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर मैम जिनका मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ कोई लेना देना ना हो, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे पीएच वैल्यू हो गई, जैसे क्वेंचिंग हो गई, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो गई, विस्कोसिटी हो गई, ये सारे हमारी कैसी चीजें मैम, नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जिनका स्ट्रक्चर के साथ में कोई लेना देना नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमारी नॉन स्ट्रक्चरल में आ जाती हैं। अब डिटेल में हमें इन दोनों फैक्टर्स के बारे में स्टडी करनी है कि भाई स्ट्रक्चरल फैक्टर्स मतलब क्या, नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स मतलब क्या, और किस तरीके से कि जैसे कि कॉन्जुगेशन है तो इंटेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी, विदड्रॉइंग या डोनेटिंग ग्रुप है तो इंटेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी। ये सब चीजें अब हमें डिटेल में समझनी है। और अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको भी एक एक चीज, एक एक फैक्टर एकदम डिटेल में लिखना पड़ेगा पूरे प्रॉपर नोट्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको समझते हैं मैम, सबसे पहले आप समझ लीजिए स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बारे में। चलो जी, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बारे में समझते हैं। बताओ जरा मुझे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं। मैम, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स बेसिकली इस प्रकार के फैक्टर्स हैं विच आर डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल, कि हमारे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि दीज फैक्टर्स आर डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। है ना, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर जो भी फैक्टर डिपेंड होता है उसको क्या बोलते हैं मैम, स्ट्रक्चरल फैक्टर बोला जाता है। स्ट्रक्चरल फैक्टर में सबसे पहला कौन सा फैक्टर ले लेते हैं मैम, चलो कॉन्जुगेशन ही समझ लेते हैं। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए। देखो बेटा, कभी भी अगर आपके पास में इस तरीके का कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो आपका बॉन्ड इस तरीके से कॉन्जुगेट कर सकता है। या फिर अगर कुछ ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2 और यहाँ पर आ गया लोन पेयर, तो आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। या फिर अगर ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 माइनस, तो आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से कॉन्जुगेशन दिखा सकता है।
इस सब चीजों को बोलते हैं बेटा कॉन्जुगेशन। अगर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड आ रहा है, अगर ऑल्टरनेट लोन पेयर और डबल बॉन्ड आ रहा है, ऑल्टरनेट निगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड आ रहा है, या अगर पॉजिटिव चार्ज भी होता और डबल बॉन्ड आ रहा होता, इन सबको क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेशन बोला जाता है। यानी ये मतलब होता है कॉन्जुगेशन का। यानी अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और उसमें क्या दिया हुआ है? कॉन्जुगेशन, तो हमारे पास क्या होगा मैम? जब जब आपके पास, याद रखिएगा, जब जब मॉलिक्यूल आपका अनसैचुरेटेड होगा तब तब वो बहुत अच्छे से फ्लोरेसेंस दिखाएगा। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? ये चीज कहीं नोट बना के लिख लेना, कहीं नोट बना के लिख लेना बेटा। अगर सैचुरेटेड बोला जाता है तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है मैम ओनली सिंगल बॉन्ड्स, जिसमें क्या होते हैं? जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड कंटेन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अच्छा मुझे बताओ जरा, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? मैम अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड नहीं होके डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, यानी सिंगल की जगह पर अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है मॉलिक्यूल में, तो वो कैसे हो जाएगा मैम? वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। यहां पर क्या होता है? यहां पर मैम हमारे पास हो जाता है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो जाएगा मैम? यहाँ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ध्यान में रखना ये वाली बात कि जब जब किसी भी मॉलिक्यूल में अनसैचुरेशन पाया जाता है, यानी जब जब किसी मॉलिक्यूल में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तब तब उसकी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना जी? तब तब क्या होता है मैम? तब तब उसकी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और डबल बॉन्ड पाए जाने का मतलब क्या है मैम? डबल बॉन्ड पाए जाने का मतलब ही है कॉन्जुगेशन का पाया जाना। यहाँ अभी मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे थे, तीनों में डबल बॉन्ड आपको मिल रहा था। यानी कॉन्जुगेशन हमेशा और हमेशा अनसैचुरेटेड में ही मिलता है, कभी भी सैचुरेटेड यानी अगर सिंगल बॉन्ड है। जैसे कि मान लो ये देखो, ये पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यानी सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई अनसैचुरेशन नहीं है। क्या ये वाले मॉलिक्यूल में हमारा कॉन्जुगेशन होगा? मैम कैसी बातें कर रही हो, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पे। कॉन्जुगेशन होने के लिए डबल बॉन्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी अगर आपको फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो मॉलिक्यूल आपका कैसा होना चाहिए मैम? हमारा मॉलिक्यूल होना चाहिए अनसैचुरेटेड। बताओ क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हुई? मतलब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए मैम? हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो हमेशा अनसैचुरेटेड होना चाहिए। क्यों अनसैचुरेटेड होना चाहिए मैम? फॉर द फ्लोरेसेंस। अगर फ्लोरेसेंस चाहिए तो हमारा मॉलिक्यूल अनसैचुरेशन होना चाहिए। जब जब आपको फ्लोरेसेंस चाहिए होगा तब तब आपका मॉलिक्यूल कैसा रहेगा मैम? मॉलिक्यूल हमारा अनसैचुरेटेड रहेगा, है ना जी? क्या इतनी बात समझ में आई? यानी जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? सीधी सी बात है मैम ये वाली तो। आपके पास में जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा ना, उतनी ही ज्यादा फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी आएगी। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा आपके पास में बेटा, उतनी ही ज्यादा फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी आ रही होगी। बस ये वाली बात याद रखना, जितना मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड रहेगा उतना उसकी फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी होगी, है ना जी? ये वाली बात आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो कॉन्जुगेशन वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया। अब हम सेकेंड पोर्शन पे जाते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चरल फैक्टर कौन सा था? सेकेंड स्ट्रक्चरल फैक्टर था मैम आपके पास में नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। यानी जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेचर कैसे होने वाला है मैम, ये बता दीजिए। जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा होगा उसका नेचर कैसा होगा, अब हमें ये बता दीजिए। हमने कॉन्जुगेशन के बारे में तो देख लिया, अब नेचर के बारे में बात करना है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के। तो देखो बेटा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हम लिख देंगे हमारे पास क्या हो सकते हैं मैम? दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट मैम? अगर पहले आप बात करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है ना जी? क्या हो सकता है मैम? हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकता है मैम? उसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। तो इसमें दो तरीके के हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो है बेटा वो हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है और मैम और हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, याद रखिएगा ये फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। हमेशा याद रखना, जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तब तब क्या हो जाएगा मैम? जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तब तब फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो लिख लो
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases the intensity of fluorescence. है ना जी, जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे उतना ज्यादा क्या होगा मैम, उतना ज्यादा फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मुझे जरा एग्जांपल बताइए मैम। एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हो NH2। NH2 कैसा होता है मैम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। मुझे बताओ NH2 के अलावा हम और क्या लिख सकते हैं, व्हाट एल्स वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ NH2। NH2 के अलावा अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होगा एक्सेट्रा, देयर आर मेनी अदर्स ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। और जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे तब आपकी फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही होगी। तो पहला नेचर हो गया दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नेक्स्ट, अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है तो व्हाट विल बी देयर, सी देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था तो हमारी फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही थी, बट अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मेक श्योर हमारी जो फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी होगी वो डिक्रीज करती रहेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मेन पर्पस होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, उतना ज्यादा फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। दैट मीन्स अगर कोई भी ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है तो वो फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी बढ़ाएगा, बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो हमेशा फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी को वो डिक्रीज करने का काम करता है। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के कुछ कुछ एग्जांपल दे दीजिए। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, और इसके अलावा आपका COOH हो सकता है एक्सेट्रा। देयर आर मेनी ग्रुप्स जो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो हमारे पास क्या हो रहा होगा मैम, इंटेंसिटी जो है वो बढ़ रही होगी। विदड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इंटेंसिटी क्या हो रहा होगा मैम, इंटेंसिटी जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही होगी। तो नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट भी डन हो गया, कॉन्जुगेशन भी हमने कवर कर लिया। उसके अलावा एक और फैक्टर होता है बेटा जो स्ट्रक्चरल फैक्टर में काउंट किया जाता है, दैट इज द रिजिडिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल। यानी जो मॉलिक्यूल आपका दिया हुआ है वो कितना ज्यादा रिजिड है। तो हमारा जो थर्ड फैक्टर आ जाता है दैट इज रिजिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये हमें बहुत आराम से समझना होगा। देखो बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल की रिजिडिटी का क्या मतलब है मैम, रिजिड स्ट्रक्चर हैव मोर फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी। यानी जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल रिजिड होगा, उसका स्ट्रक्चर जितना ज्यादा रिजिड होगा, उसमें फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। यानी हम बोल सकते हैं कि रिजिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल में रिजिडनेस होती है, हमारी फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो बता दो हम क्या लिख सकते हैं मैम, आप सीधे सीधे लिख सकते हो जितना भी रिजिड स्ट्रक्चर होगा उसकी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी ज्यादा होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल रिजिड होता जाएगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल की बेसिकली फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। इसका एग्जांपल अगर आपको समझना है तो एग्जांपल बताओ आपको क्या हो सकता है। एग्जांपल इसका हो सकता है फ्लोरीन। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है मैम, इसका एग्जाम्पल हो सकता है फ्लोरीन। जितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल आपका रिजिड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी मैम, जितना ज्यादा रिजिड होगा उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। जैसे एग्जाम्पल फ्लोरीन है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर वाला होता है जिसकी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी भी ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा होती है। तो ये हमने पढ़ लिए बेटा कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। अब स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बाद हमारे पास कौन आता है मैम, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बाद अब हमारे पास आएंगे कुछ नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। अब मैम आप हमें बता दीजिए कि ये नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं। नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स बेटा ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच डज नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। हम लिख सकते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, जब आपके एग्जाम में आएगा आप प्रॉपर नोट्स बना के लिखना। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, डज नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये कैसे हमारे पास फैक्टर्स होते हैं मैम, जितने भी नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर कभी भी डिपेंड नहीं करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल थे बेटा इनके? मैम इसका पहला एग्जाम्पल तो आपने हमसे डिस्कशन किया था, टेम्परेचर। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा आपका किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर होगा फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी उतना ही कम होगा। ऑलवेज हैव इन माइंड फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नोट इट डाउन। कैसा होता है मैम, जितनी भी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी होगी ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी कैसा होगा मैम, फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगा। अच्छा इसका रीजन पता है आपको क्या है? रीजन बेटा ये हमारे पास होता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतना मोलिक्यूल के बीच में कोलिजन बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, और जितना मोलिक्यूल के बीच में कोलिजन बढ़ेगा उसमें जो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। लिख लो, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे किसी भी मोलिक्यूल के बीच में कोलिजन अपने आप बढ़ती जाती है। टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल में कोलिजन बढ़ती है, यानी मोलिकुलर कोलिजन बढ़ती है। जैसे जैसे मोलिकुलर कोलिजन बढ़ेगी हमारी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी का क्या सीन होगा मैम, जो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी है हमारी वो आराम से डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, मोलिकुलर कोलिजन बढ़ जाएंगी, जैसे जैसे मोलिकुलर कोलिजन बढ़ेंगी इंटेंसिटी हमारी कम होती चली जाएगी। तो पहला फैक्टर तो हमने देख लिया टेम्परेचर, है ना जी। पहला फैक्टर हमने क्या देख लिया मैम, टेम्परेचर देख लिया। अब हम किसी दूसरे फैक्टर की तरफ डिस्कशन करते हैं। पहला फैक्टर तो मैम आपने टेम्परेचर करवा दिया, अब दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर बेटा हमारा हो जाएगा विस्कोसिटी। हम देख लेते हैं कि विस्कोसिटी का क्या मतलब होता है, ये बता दीजिए। सुनिए बेटा, विस्कोसिटी जो होती है वो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उसकी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी उतनी कम होती चली जाएगी। ये चीज मेंशन कर लो। गॉट इट। जितनी ज्यादा हमारे पास विस्कोसिटी होगी उतनी कम क्या होगी मैम, उतनी ही कम फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी हो रही होगी। यानी विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी। चलिए दूसरा फैक्टर हो गया विस्कोसिटी। थर्ड फैक्टर क्या होगा मैम? थर्ड फैक्टर हमारे पास होगा कंसंट्रेशन। किस तरीके से मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है किस पे मैम, किस तरीके से मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन उसकी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन की बढ़ाने की वजह से फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी घटती है या फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी बढ़ती है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर डीपली समझनी है। समझ लीजिएगा, ओवरऑल फ्लोरेसेंट की अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल फ्लोरेसेंट कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, हमारी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर आप ये चीज मेंशन कर सकते हो दैट ओवरऑल इंटेंसिटी का क्या सीन होता है मैम? जो ओवरऑल इंटेंसिटी होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। बेसिकली ये कहां पर डिपेंड करती है मैम? बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करती है, बाकी किसी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आपको कंसंट्रेशन के बारे में पता करना है तो आप ये बोलिएगा कि मैम कंसंट्रेशन कभी भी इंटेंसिटी पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होता। अगर आपको देखना है कि आपकी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी तो ये केवल और केवल इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। यानी जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, बट ओवरऑल कंसंट्रेशन पे ये कभी भी डिपेंड नहीं करती। तो यू कैन राइट ओवरऑल इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन, इट डिपेंड्स ऑन
क्या बताया था मैंने अभी, किस पे डिपेंड करती है मैम? केवल और केवल बेसिकली हमारी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीवन कि कंसंट्रेशन का क्या सीन होगा। उसके बाद हमारा अगला फैक्टर क्या होता है मैम? आपका अगला फैक्टर हो जाएगा पीएच। बेटा पीएच अब हर एक मॉलिक्यूल में वैरी करता है, किसी मॉलिक्यूल का पीएच कुछ और होता है, किसी मॉलिक्यूल का पीएच कुछ और होता है। जिस तरीके से हर कंपाउंड का पीएच अलग होता है, उसी तरीके से पीएच के साथ उसकी इंटेंसिटी भी अलग होगी। यानी पीएच का और इंटेंसिटी का रिलेशन कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। इसका हम कोई फिक्स रिलेशन आपको नहीं बता सकते। तो बताओ पीएच में मैं क्या लिख सकती हूँ? पीएच में हमेशा आपको लिखना है कि ये बेसिकली कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। और अगर आपके एग्जाम में ये सब आएगा ना तो आपको बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा। अब बोर्ड पे तो मेरे से पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं ना, हमारे पास उतना टाइम है कि मैं प्रॉपर डिटेल में नोट्स बना कर दूं, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दे रही हूँ जिनको आप हाईलाइट करके अपने नोट्स बहुत प्रॉपर और बहुत स्पेसिफिक बना सकते हो। जो मैंने एक एक चीज लिखी है इसको आप बड़ा कर करके या थोड़ा और एडिशन कर करके इसको इतना अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना, क्योंकि लॉन्ग में आएगा ये सवाल अगर आया तो। और लॉन्ग में जितना अच्छे से कॉपी प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। जितनी हाईलाइटेड चीजें हैं वो सब मैं लिखवा रही हूँ। इसी में तुम लोग चाहो तो एक दो पॉइंट्स अपने अपने और ऐड कर देना और प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करके आना, पक्का पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो हमने पीएच भी देख लिया। पीएच के अलावा हमारे पास क्या होगा मैम? पीएच के अलावा हमारे पास एक और फैक्टर होता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज क्वेंचिंग। और बेटा क्वेंचिंग पे काफी बार मैंने देखा है शॉर्ट नोट्स आपको मिल सकते हैं, तो याद रखना क्वेंचिंग बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि यहां से शॉर्ट नोट कई बार देखा जा चुका है। चलो भाई क्वेंचिंग के बारे में समझते हैं, क्वेंचिंग क्या होता है। सबसे पहले तो जितना ज्यादा किसी मॉलिक्यूल में क्वेंचिंग होती है उसकी फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी उतनी कम होती है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आपसे ये पूछा जा सकता है ना? तो जब जब क्वेंचिंग आएगा तब तब क्या लिखोगे मैम? क्वेंचिंग जो होगा वो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देगा। हाँ जी, तो क्वेंचिंग क्या करता है मैम? जब जब हमारे पास क्वेंचिंग आ रहा होगा तब तक फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी कैसी हो रही होगी मैम? क्वेंचिंग की वजह से हमारी जो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी है ना वो कैसी हो रही होगी मैम? वो रिड्यूस हो जाती है। दैट मींस क्वेंचिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी। पहला हमारे पास तो ये हो गया। अच्छा क्वेंचिंग है क्या मैम? क्वेंचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। यानी इसको अगर हमें मेंशन करना है तो देखो कैसे करेंगे। क्वेंचिंग एक ऐसा प्रोसेस है मैम, क्वेंचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैम इसमें हम जिस प्रकार का सॉल्यूशन यूज करते हैं वो सॉल्यूशन इस इंटेंसिटी को डिक्रीज करने का काम करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू, किसकी वजह से मैम? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड। आप जो भी सॉल्यूशन यूज कर रहे हो उसके इफेक्ट की वजह से जो हमारी फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। दैट मींस हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो क्वेंचिंग प्रोसेस है वो फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से शॉर्ट नोट आएगा। उसके अलावा अगर तुमसे फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करना। पहले बोलना स्ट्रक्चरल फैक्टर क्या है, फिर बोलना नॉन स्ट्रक्चरल फैक्टर, थोड़ा बहुत बताना, देन शुरुआत करना स्ट्रक्चरल फैक्टर से। स्ट्रक्चरल फैक्टर में एक एक चीज लिख के आ रहा, और जो मैंने 3 कॉन्जुगेशन के एग्जांपल बताए थे वो भी यहाँ लिख सकते हो तुम लोग। कॉन्जुगेशन, नेचर, नेचर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, रिजिडिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, फ्लोरीन का एग्जांपल लगा देना। फिर आप आ जाइएगा तुरंत नॉन स्ट्रक्चरल पे। नॉन स्ट्रक्चरल में जितना लिखना चाहो लिख दो। मैंने यहाँ पर आपको टेम्परेचर बता दिया, मैंने आपको यहाँ पर विस्कोसिटी बता दी, कंसंट्रेशन बता दिया, पीएच बता दिया, क्वेंचिंग बता दी। क्वेंचिंग पे शॉर्ट नोट आता है तो भाई क्वेंचिंग के लिए ये बातें भी याद रखिएगा। क्वेंचिंग क्या होता है मैम? क्वेंचिंग इज द प्रोसेस दैट
decreases the fluorescent intensity of a fluorophore due to various physical और chemical interaction। यहाँ पर क्या होते हैं मैम, क्वेंचिंग में बेसिकली बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमारे फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शंस होते हैं। उन केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से जो हमारा फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा डिक्रीज या काफी ज्यादा कम हो जाती है। विच सिंपली मीन्स हम लिख सकते हैं कि क्वेंचिंग जो होता है वो फ्लोरेसेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रीजन मैम आप एक तो सॉल्यूशन वाला लिख सकते हो, दूसरा उसके और डिटेल में लिखना है तो आप यहाँ पर मेंशन कर देना, उसकी वजह से काफी फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन है जो इंटरेक्शन इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा डिक्रीज करते हैं। तो हमारी क्वेंचिंग का क्या सीन हो जाएगा मैम, ये फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब देखो क्वेंचिंग के टाइप्स भी पूछे जा सकते हैं। अगर क्वेंचिंग पे शॉर्ट नोट आएगा तो टाइप्स भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे डेफिनेशन के बाद, और अगर फैक्टर्स का भी क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत टाइप्स मेंशन करके आ जाना। देखो कितने टाइप की क्वेंचिंग होती है, बहुत अलग अलग टाइप की क्वेंचिंग होती है, जिसमें सबसे पहले आपकी आ जाएगी कोलिजनल क्वेंचिंग, जिसे हम डायनामिक क्वेंचिंग भी कहते हैं। तो या तो कोलिजनल क्वेंचिंग बोल दो या तो डायनामिक क्वेंचिंग। होता क्या है ये देखिए, collision quenching occurs when the excited fluorophore colloids with a quencher molecule during its excited state। यानी excited state में ही, यानी जब आपका इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एब्जॉर्ब करके excited state में जा रहा है तो वही excited fluorophore जो है अगर वो कोलाइड करता है किसी quencher molecule के साथ तो क्या आता है मैम, एक नॉन रेडिएटिव एनर्जी लॉस हो जाती है, यानी एनर्जी इमिट हो जाती है। और उस क्वेंचिंग को क्या बोलते हैं, उस क्वेंचिंग को मैम कोलिजनल क्वेंचिंग बोलते हैं, क्योंकि वहां दोनों लोगों की आपस में टक्कर हुई है, दोनों लोगों का आपस में इंटरेक्शन हुआ है या कोलिजन हुई है, इसी को हम बोल देते हैं बेटा कोलिजनल क्वेंचिंग। नेक्स्ट आती है स्टैटिक क्वेंचिंग। अब स्टैटिक क्वेंचिंग का क्या मतलब होता है समझो। It involves the formation of a non-fluorescent ground state। जब static quenching की बात करेंगे तो यहाँ पर एक non-fluorescent ground state आ जाती है, एंड जो कॉम्प्लेक्स बेसिकली बनता है वो फ्लोरोफोर एंड क्वेंचर के बीच में बनता है, तब इसमें स्टैटिक क्वेंचिंग आ जाएगी। कुछ हमारे पास सेल्फ क्वेंचिंग भी होता है। अब बताओ सेल्फ क्वेंचिंग क्या है मैम। सेल्फ क्वेंचिंग बेसिकली तब होता है when the fluorophore concentration is too high। जो हमारा फ्लोरोफोर है उसकी कंसेंट्रेशन अगर खुद में ही बहुत ज्यादा है, if the concentration of the fluorophore is very much high, जिसकी वजह से उसके खुद के इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन होने लगेंगे, जैसे जैसे इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन होंगे जिसकी वजह से फ्लोरेसेंट हमारी इंटरेक्शन जितने ज्यादा होंगे फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी काफी कम होती जाएगी। अभी यही क्वेंचिंग में बताया था मैंने। यहाँ पर क्या होता है मैम, फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, जितने ज्यादा इंटरेक्शन क्वेंचिंग उतनी ज्यादा कम। यहाँ पर देखो फ्लोरोफोर की कंसेंट्रेशन बहुत हाई है जिसकी वजह से इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन होंगे, जैसे जैसे इंटरेक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और इस क्वेंचिंग के प्रोसेस को सेल्फ क्वेंचिंग बोला जाता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों क्वेंचिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अगली टाइप आती है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर क्वेंचिंग। देखो भाई एनर्जी ट्रांसफर क्वेंचिंग का क्या मतलब होता है। दिस ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर क्वेंचिंग अकर्स व्हेन द एक्साइटेड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फ्लोरोफोर टू अनदर मॉलिक्यूल। यानी जब आपकी जो एनर्जी होती है उसका ट्रांसफर किया जाता है फ्लोरोफोर से क्वेंचर की तरफ, इंस्टेड ऑफ इमिटिंग लाइट। देखो यहाँ पर लाइट का इमिशन नहीं होता, यहाँ लाइट इमिट नहीं होगी, जबकि यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, एनर्जी का फ्लोरोफोर से लेकर क्वेंचर मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अगर एनर्जी इमिट होने के बजाय ट्रांसफर कर दी जाती है उसको बोला जाता है एनर्जी ट्रांसफर क्वेंचिंग। अब क्वेंचर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझ लीजिएगा। ऑक्सीजन आयोडाइड आयन क्वेंचर का काम करेंगे। हैवी मेटल के जितने भी आयंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर +2, आयरन +3, ये सब क्वेंचर्स का काम करते हैं। एक्राइलमाइड जो होता है क्वेंचर्स का काम करता है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ क्वेंचर्स। ऑलराइट, तो अब हमारे पास ये पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है। हमने बहुत ही डिटेल में देख लिया बेटा कि किस तरीके से हमारी क्वेंचिंग होती है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो फ्लोरेसेंट को बेसिकली अफेक्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। अब हम अपने नए टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं, और ये जो टॉपिक है ये भी आपका लॉन्ग में बनने की संभावना काफी ज्यादा है। देखिए बेटा अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन। अब आपको याद होगा हम लोगों ने अभी रिसेंटली यूवी का इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा था। इंस्ट्रूमेंटेशन सारे बहुत जरूरी है, जो यूवी का बताया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लोरीमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन। दोनों इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट काफी अच्छे से प्रिपेयर करने आपको, क्योंकि लॉन्ग में सवाल बनता है। देखो क्या होता है, फ्लोरीमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइंड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस इमिटेड बाय अ सब्सटेंस। ये तो सबको पता है। जैसे हमारे पास एक्साइटेड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रेडिएशन को इमिट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरेसेंट। और अगर इसी फ्लोरेसेंट की इंटेंसिटी को हमें मेजरमेंट करना होता है तो ये हम किसके थ्रू करते हैं मैम, यही हम करते हैं फ्लोरीमेट्री के थ्रू। यानी
पहले हमने लिख दिया कि ये मेथड किसके लिए अप्लाई किया जाता है, मेजर करने के लिए, टू द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंट इमिटेड बाय अ सब्सटेंस। यानी बेसिकली जो भी फ्लोरेसेंट है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं अपने फ्लोरीमेट्री के इंस्ट्रूमेंटेशन का। बेसिक कंपोनेंट्स बेटा बहुत सारे होते हैं और जो यूवी में थे ज्यादातर वही होंगे, जिसमें से पहला हो जाएगा लाइट सोर्स। देखो लाइट सोर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, यूवी में भी लाइट सोर्स चाहिए था, यहाँ भी लाइट सोर्स चाहिए। लाइट सोर्स मतलब एक ऐसा सोर्स जिससे कंटिन्यूअस बीम ऑफ रेडिएशन निकलता रहे। सबसे पहले तो रेडिएशन ही चाहिए होगा ना, अगर रेडिएशन ही नहीं निकल रहा है सैंपल पे कैसे पहुंचेगा, मॉलिक्यूल एक्साइड अब्सॉर्ब कैसे करेंगे, इमिट कैसे करेंगे, रेडिएशन तो चाहिए। तो पहला हमारे पास होगा लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स। तो जो लाइट सोर्स क्या करता है मैम, एक्साइटेशन एनर्जी देता है। जनरली हम यहाँ पर जो लाइट सोर्स लेते हैं उसमें से यूवी या विजिबल लाइट निकलती है, जैसे सन ले सकते हैं, सन में से यूवी विजिबल लाइट निकलती है। तो पहले इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें लाइट सोर्स लेना है जिसमें कंटिन्यूअसली यूवी और विजिबल लाइट निकल रही होंगी। कॉमन लाइट सोर्स बेटा जेनॉन लैंप, मर्क्यूरी लैंप और एलईडीज हो सकती हैं। अब मर्करी लैंप, टंगस्टन लैंप, जेनन लैंप, ये सब मैं तुम लोगों को यूवी के इंस्ट्रूमेंटेशन में करवा चुकी थी। सवाल पूछा जा सकता है कि यहाँ कौन कौन से लाइट सोर्सेस लेते हैं, बताना। जेनन लैंप, मर्क्यूरी आर्क लैंप और एलईडीज का यहाँ पर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद मोनोक्रोमेटर। भाई मोनोक्रोमेटर का काम क्या है मैम, आपने हमें बताया था मोनोक्रोमेटर का काम होता है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को सेपरेट करना। यानी जो हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस मिल रहे होंगे उन अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशन को सेपरेट करना, उनको सिलेक्ट करना, ये काम किसका होता है, मोनोक्रोमेटर का होता है। तो मोनोक्रोमेटर सिलेक्ट्स अ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम द सोर्स टू एक्साइट द सैंपल, मे यूज प्रिज्म, डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग और फिल्टर। मोनोक्रोमेटर की जगह पे बेटा आप प्रिज्म का भी यूज कर सकते हो, ग्रेटिंग का भी यूज कर सकते हो, फिल्टर्स का भी यूज कर सकते हो। फिल्टर सबसे ज्यादा न्यू टेक्निक होती है, ग्रेटिंग जो है वो प्रिज्म से के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर होता है। ये सब मैंने आपको यूवी में बताया हुआ था, तो इनका यूज कर सकते हो आप एज अ मोनोक्रोमेटर, जिसकी वजह से अलग अलग वेवलेंथ की लाइट यानी रेडिएशन सिलेक्ट हो जाएंगे। देन हम यूज करेंगे सैंपल होल्डर का, यानी एक ऐसा बेसिकली होल्डर टाइप जो हमारे जिसमें अपने सैंपल को ऐड कर सके या सैंपल को टिका सके। तो उसके लिए हम एक सैंपल होल्डर लगाते हैं। सैंपल होल्डर क्या करता है मैम, सैंपल को होल्ड करता है। कहाँ होगा सैंपल, क्वार्ट्ज के अंदर सैंपल रखा होता है। लेट अस सपोज ये हमारा एक क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज के अंदर हमने सैंपल रखा है। अब एक स्टैंड टाइप का होगा जिसमें हम इसको रख दें और ये एज इट इज रखा रहे, तो इसको सैंपल होल्डर बोलता है, जो इस पूरे सैंपल को यानी क्वार्ट्ज को होल्ड करता है, यानी क्वार्ट्ज क्यूवेट बोल देते हैं। जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे कोई भी यूवी रेडिएशन आएगा क्वार्ट्ज से होता हुआ सैंपल तक चला जाएगा। एंड ओरिएंटेशन इज सच दैट इमिटेड लाइट इज कलेक्टेड, हमेशा इस तरीके का ओरिएंटेशन रखना है कि जो इमिट होगी लाइट उसको 90 डिग्री पे करेक्ट किया जाएगा टू मिनिमाइज स्कैटर्ड लाइट इंटरफेरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके अपने एग्जाम में जरूर लिख के आना इसको। देन अगला क्या होता है मैम, अगला होता है इमिशन मोनोक्रोमेटर यानी इमिशन फिल्टर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये यूवी में नहीं था। क्या करता है ये, सिलेक्ट द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फ्लोरेसेंट टू बी डिटेक्टेड। यहाँ पर मैम यूवी में देखो एक फैक्टर इमिशन का नहीं था, फ्लोरीमेट्री में इमिशन का एक नया फैक्टर आ गया है, जहां पर हमारा लाइट रेडिएशन ये क्या करेगा मैम, इमिट करेगा। अब जो इमिटेड रेडिएशन होगा अगर आपको वो मेजर करना है, अगर आपको इमिटेड फ्लोरोसेंट डिटेक्शन करना है तो कौन करेगा मैम, हमारा इमिशन फिल्टर इसका काम करेगा। ठीक, उसके अलावा सेकेंड लास्ट पॉइंट होता है हमारा डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करेगा मैम, सीधी सी बात है, फ्लोरोसेंट सिग्नल को बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम डिटेक्टर कर देगा। और डिटेक्टर लेंगे कौन से, देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनता है बहुत ज्यादा कि फ्लोरीमेट्री में आप किस प्रकार का डिटेक्टर लोगे। ऑलवेज हैव इन माइंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यानी पीएमटी, फोटो डायोड, ये दोनों के दोनों फ्लोरीमेट्री में ले सकते हैं। और याद रखना ये दोनों हमने यूवी में भी लिए थे, ये दोनों हम फ्लोरीमेट्री में भी ले सकते हैं, पीएमटी एंड फोटो डायोड, दोनों डिटेक्टर आप ले सकते हो। उसके अलावा लास्ट आता है रीड आउट डिवाइस। रीड आउट डिवाइस में जो भी सिग्नल आएगा वो बन करके ऐसे देखो, ये इस तरीके की कोई रीड आउट डिवाइस यानी कंप्यूटर टाइप का कुछ होगा जिसमें यहाँ पर हमारे पास सिग्नल बन करके आ जाएगा। उसी सिग्नल को हम देख लेंगे और हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई कहां पर किस तरीके से हमारी ग्राफिकल फॉर्म या डिजिटल फॉर्म दिया जा रहा है। देखो इस तरीके का पूरा आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, डायग्राम बना के आना अगर इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाए। सबसे पहले क्या होता है मैम, सबसे पहले हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है। क्या होता है मैम, सबसे पहले हमारे पास होता है एक लाइट सोर्स, जिससे क्या निकल रहा होता है मैम, जिससे यूवी एंड विजिबल रेडिएशन निकल रहा होगा। अब जैसे ये यूवी विजिबल रेडिएशन कॉलीमेटिंग लेंस से टकराएगा, लेंस से टकराने के बाद ये जाएगा एंट्रेंस स्लिट में।
ये एंट्रेंस स्लिट से होकर गुजरता है। एंट्रेंस स्लिट से होकर ये कहाँ जाएगा मैम, रेडिएशन पूरा हर एक फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जा रहा है और सबसे पहले ये मोनोक्रोमेटर से टकराएगा। अब मोनोक्रोमेटर का काम क्या होगा, ये रहा मोनोक्रोमेटर, इसका काम है आने वाले रेडिएशन को अलग अलग वेवलेंथ में सिलेक्ट करना, अलग अलग वेवलेंथ में सेपरेट आउट करना। ये क्या करेगा मैम, ये आने वाले डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन को अलग अलग वेवलेंथ में सेपरेट आउट कर देगा। फिर ये रेडिएशन पहुंचेगा सैंपल तक, है ना। इस सैंपल में बेसिकली इसके अंदर क्यूवेट होगी, क्यूवेट में सैंपल होगा। फिर ये रेडिएशन कहां से तक जाएगा मैम, ये एग्जिट स्लिट से होके हुए जाएगा। एग्जिट स्लिट से होते हुए ये दूसरे मोनोक्रोमेटर तक जाएगा, दो दो मोनोक्रोमेटर यहाँ पर लगे होंगे। देन ये फाइनली हमारा जो रेडिएशन निकलेगा वो डिटेक्टर तक जाएगा। डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्टर के रूप में आप पीएमटी यानी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का भी यूज कर सकते हो, और बेटा आप फोटो डायोड का भी यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो। देन डिटेक्टर के बाद सिग्नल एम्पलीफायर तक जाएंगे। एम्पलीफायर का काम होता है वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग कर देना, एम्पलीफाई कर देना। मान लो कोई सिग्नल इस तरीके से आ रहे हैं, एकदम वीक वीक से आ रहे हैं, तो अगर एम्पलीफाई कर देंगे तो वो पता है कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर मान लो हम एम्पलीफाई कर देते हैं तो वो आपके कुछ इस तरीके से एम्पलीफाई होके स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बन जाएंगे। तो हमारे लास्ट में एम्पलीफायर में गए, एम्पलीफायर के बाद डिस्प्ले सिग्नल हमें उसको डिस्प्ले कर देगा और हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। डन। तो ये हमारे पास हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, यूवी के जैसा ही था, ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं था। याद रखना है कुछ चीजें, जैसे कि डिटेक्टर कौन सा होगा, लाइट सोर्स कौन सा होगा, एंड डायग्राम पूरा याद रखिएगा। एंड देन उसके अलावा हम देख लेते हैं कि फ्लोरीमेट्री के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। देखो भाई, फ्लोरीमेट्री हाईली सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक होती है विच इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोमेडिकल साइंसेस। तो आजकल जितनी भी बायोमेडिकल साइंसेस हो रही हैं या फार्मास्यूटिकल्स है, यहाँ फ्लोरीमेट्री का बहुत बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, क्योंकि सबसे सिंपल और एडवांस लेवल की हमारे पास एनालिटिकल टेक्निक होती है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कहाँ से, देखो मैम क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने भी तो एक ड्रग लिया था ना, मान लो कोई ड्रग है पानी में घोला, उसमें ही तो हम पूरा करवा रहे थे ना फ्लोरीमेट्री। तो जैसे कि क्विनीन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इन सभी में इंप्योरिटी डिटेक्ट करना कि मेडिसिन में कोई इंप्योरिटी तो नहीं है, कोई ट्रेस मेटल का एलिमेंट तो नहीं है। तो ये सारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन करना कि ये दवाई किस किस से मिलकर बनी है, तो इन सारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा बायोमेडिकल एप्लीकेशंस बहुत हैं, जहां पर हमें मेजरमेंट करना होता है किसी बायोमोलिक्यूल का, जैसे मैम जैसे प्रोटीन हो गई, एंजाइम हो गया, डीएनए हो गया, इन सभी के एनालिसिस के लिए हम बायोमेडिकल अप्लायंसेस में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में, ब्लड या यूरिन एनालिसिस में, इनके सैंपल को आइडेंटिफाई करने में, डायग्नोस करने में हम अपनी फ्लोरीमेट्री का काफी ज्यादा यूज करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी, जैसे हम लोग दवाइयों का डिटेक्शन करते हैं, वैसे अपने इन्वायरमेंट में कितने पॉल्यूटेंट्स हैं, किन किन की वजह से पोल्यूशंस आ रहे हैं, क्या क्या इंप्योरिटीज हैं, इन सबको डिटेक्शन कर सकते हैं। फूड एंड बेवरेजेस में, जैसे फूड आइटम्स होते हैं, उसमें कुछ फूड हमारे खराब होते हैं, क्या इसमें खराबी आ रही है, क्या इस फूड में टॉक्सिक मटेरियल है, ये सब आइडेंटिफाई करने में, यानी क्वालिटी कंट्रोल करने में फूड की, है ना, ये सारी चीजों के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में भी काफी यूज है, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स का आइडेंटिफिकेशन में, किसी भी अगर ह्यूमन ने ड्रग कंज्यूम किया है तो उस ड्रग को आइडेंटिफाई करने में, या फिर क्राइम सीन जहां पर भी होते हैं और पॉइजन मिलता है तो उस पॉइजन के आइडेंटिफिकेशन में फ्लोरीमेट्री का काफी ज्यादा यूज होता है। तो ये सारे कुछ कुछ फील्ड्स हैं बेटा जहां हमारी फ्लोरीमेट्री बहुत ही ज्यादा यूज की जाती है। ऑलराइट, तो यहीं पे हमारा फ्लोरीमेट्री खत्म होता है, जिसमें आज के क्लास में मैंने आपको बताया कुछ ऐसे फैक्टर्स जो फ्लोरीमेट्री को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं। एंड देन उन फैक्टर्स के बाद में हमने डिसाइड किया कि फ्लोरीमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरीके का होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और आज की क्लास में फ्लोरीमेट्री आपका खत्म हो जाता है। फ्लोरीमेट्री के साथ साथ आपकी पूरी यूनिट 1 भी फिनिश हो जाती है। अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। तो प्लीज लेट मी नो आपकी पूरी यूनिट कैसी लगी आपको, क्या आपको सारी चीजें समझ में आई, क्या क्या डाउट्स रह गए, अगर कोई डाउट रह गया हो तो बताइएगा। एंड वेल दैट्स इट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया।